समंदर के बीच एक ऐसी जेल जहां कैदियों को सिर्फ कैद नहीं किया जाता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिंदा दफन कर दिया जाता है। ये वो जहन्नम है जहां फरार होने वाले कैदियों को गोलियों से भून दिया जाता है। खूनी कैदी पैसों के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं और काल कोठरी में इंसान सालों तक अंधेरे में सड़ता रहता है। ऐसी जेल में कैद है पेपी, एक ऐसा शख्स जिसे कत्ल के झूठे इल्जाम में उम्र कैद सुना दी गई। लेकिन पापिलोन हार मानने वालों में से नहीं था। वो समंदर, शार्कों, जंगल, भूख, तशद्दुद और मौत के खौफ को चीलंग कर देता है। उसकी जिंदगी में खूनरेज लड़ाइयां भी हैं, बेरहम सजाएं भी, दोस्ती की अजीम मिसाल भी और आजादी के लिए दीवानगी भी। कई बार वो मौत के मुंहों तक पहुंचता है, कई बार पकड़ा जाता है, लेकिन उसके दिल में जलने वाली आजादी की आग कभी बुझती नहीं। क्या एक इंसान वाकई ऐसी जेल से भाग सकता है जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी घंटी जरूर दबाइए। कहानी का आगाज एक माहिर चोर पापिलोन से होता है जो एक नहायत खफिया मकाम में दाखिल होकर एक तजूरी से करोड़ों रुपए मालियत के हीरे और अहम दस्तावेजात चरा रहा होता है। चोरी मुकम्मल करने के फौरन बाद वो खिड़की के जरिए नीचे उतरता है और सीधा एक क्लब पहुंच जाता है। पपिलोनाहर बड़ी चोरी के बाद सारा माल अपने बास के हवाले करने आता था क्योंकि वो उसी के लिए काम करता था और अगर कभी पकड़ा जाता तो उसका बास हमेशा उसे पुलिस से बचा लेता था। जैसे ही पपिलोना अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि बास के चंद गुंडे एक आदमी को बुरी तरह मार रहे होते हैं। इसके बाद बास उसके करीब आता है और उस पटते हुए शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो भी उसे धोखा देगा उसका अंजाम भी यही होगा। दरअसल उस आदमी ने चराए गए पैसों में से कुछ रकम अपने पास छिपा ली थी, इसीलिए उसे सजा दी जा रही थी। फिर बास पापिलोन से पूछता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? पापिलोन अपनी जेब से चमकते हुए हीरे निकाल कर उसके सामने रख देता है। हीरे देखकर बास खुश हो जाता है और मजाक में पूछता है, कहीं तुमने भी इस आदमी की तरह कोई हीरा अपने पास तो नहीं छिपा लिया? पापिलोन मुस्कुरा कर जवाब देता है, मैंने तो अपने लिए बड़े बड़े हीरे रख लिए हैं। ये सुनकर बास हंस पड़ता है और कहता है, तुम में काफी हिम्मत है, लेकिन अगर कभी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी सख्त सबक सिखाऊंगा। बास इनाम के तौर पर उसे $10,000 देता है, जिसके बाद पापिलोन क्लब से बाहर निकल जाता है। उसी वक्त क्लब के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड नीना उससे मिलने आती है। नीना पापिलोन से बेहद मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। इसी वजह से पापिलोना उसे हीरे का एक कीमती हार तोहफे में दे देता है। वो चंद और हीरे भी उसे देता है और कहता है कि ये हमारे बढ़ापे के दिनों के लिए हैं। यहाँ वाज़ेह हो जाता है कि पापिलोन ने अपने बास को धोखा देकर कुछ हीरे अपने पास छिपा लिए थे। इसी दौरान एक आदमी छिपकर इन दोनों पर नजर रख रहा होता है। दरअसल बास ने ही उसे पापिलोन का पीछा करने के लिए भेजा था। जल्द ही उसे मालूम हो जाता है कि पापिलोन ने बास के साथ धोखा किया है, लेकिन पापिलोन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। इसके बाद वो और नीना अपने घर चले जाते हैं और एक साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह नीना पापिलोन से कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं उस गाँव जाना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारा बचपन गुजरा था। चलो आज ही यहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ हम सुकून और आराम की जिंदगी गुजारेंगे। पापिलोन जवाब देता है, मेरे गाँव में कुछ भी नहीं रखा, मैंने कल रात जितना पैसा चराया है मेरे गाँव के लोग इतना पैसा एक साल में भी नहीं कमा सकते। ये सुनकर नीना नाराज हो जाती है और कहती है, तुम्हारे लिए सिर्फ दौलत ही सब कुछ है। तब पापिलोना उसे समझाते हुए कहता है, मुझे सिर्फ 6 माह दे दो, मैं इतना पैसा जमा कर लूंगा कि फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम मेरे गाँव में आराम से जिंदगी गुजारेंगे। ये सब बातें करते हुए पापिलोन को बिल्कुल एहसास नहीं होता कि चंद ही मिनटों बाद वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे पर मकान मालकन दस्तक देती है और कहती है कि वो किराया लेने आई है, लेकिन उसके साथ बाहर पुलिस भी मौजूद होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है पुलिस वाले अंदर दाखिल हो जाते हैं और पापिलोन को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। इन पुलिस वालों को बास ने भेजा था क्योंकि उसे पापिलोन के धोखे के बारे में मालूम हो चुका था। पापिलोन पुलिस से कहता है कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगले दिन नीना उससे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें उम्र कैद की सजा हो गई है। फिर वो उसे बताती है कि जिस रात बास उस आदमी को मार रहा था उसके बाद बास के आदमियों ने उसे कत्ल कर दिया और इल्जाम तुम पर डाल दिया। नीना उसे तसल्ली देते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मैं कोर्ट में अपील करूंगी और तुम्हें रहा करवा लूंगी। लेकिन पापिलोन जवाब देता है, इसका कोई फायदा नहीं, बास ने पुलिस को पैसे देकर मुझे फंसाया है, मुझे यहाँ से कोई कानून आजाद नहीं करा सकता, मुझे खुद ही जेल से फरार होना पड़ेगा। फिर वो नीना से वादा करता है कि जेल से निकलने के बाद सबसे पहले उस शख्स से बदला लेगा जिसने उसे फंसाया है। इसके बाद वो कहता है कि अब तुम मुझे भूल जाओ। उसी वक्त उसके बराबर में खड़ा एक कैदी जूलियस से कहता है, मैंने सुना है तुम जेल से भागना चाहते हो, लेकिन इस जेल से फरार होने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद तमाम कैदियों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है और जेल की यूनिफॉर्म पहनाकर कतार में खड़ा कर दिया जाता है। तब जूलियस बोन पापिलोन को एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए बताता है, उस आदमी का नाम लुइस है और वो एक करोड़पति है। वो मजीद बताता है कि जेल आने से पिछले दिनों में लुइस करोड़ों रुपए की जाली
दस्तावेजात तैयार करता था और अब भी उसने काफी दौलत छिपा रखी है। जूली कहता है वो यहाँ ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि कैदी उसके पैसे छीनने के लिए उसे कत्ल कर देंगे। मेडिकल चेक अब खत्म होने के बाद तमाम कैदियों को शहर के रास्ते आगे ले जाया जाता है। रास्ते में लुइस की बीवी एक वकील के साथ उससे मिलने आती है और कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं वकील की मदद से चंद हफ्तों में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। इसके बाद तमाम कैदियों को समंदर के बीच वाक़ा जेल में मुंतकिल करने के लिए एक समंदरी शिप में बैठा दिया जाता है। तब पापिलोन सीधा लुइस के पास जाता है और उससे बातचीत शुरू करता है। वो उसे ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो वो उसका बॉडी गार्ड बन सकता है। पापिलोन कहता है मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। लुइस मुस्कुराते हुए जवाब देता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं क्योंकि मेरी हिफाजत के लिए यहाँ अफसर्स पहले से मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त लुइस को जेल की खौफनाक हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं होता। रात हो जाती है और तमाम कैदी सो जाते हैं। आधी रात के वक्त लुइस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक कैदी अपने साथ लेटे शख्स के पीठ में खंजर घूनप कर उसे कत्ल कर देता है। फिर वो मरने वाले के जिस्म से बंधी रकम निकाल लेता है और चंद सके रिश्वत के तौर पर जमीन पर फेंक देता है। कुछ देर बाद एक अफसर वहाँ आता है, जमीन पर पड़े पैसे उठाता है और खामोशी से वापस चला जाता है। ये मंजर देखकर लुइस बुरी तरह खौफजदा हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जान खतरे में है और अफसर्स भी कैदियों के साथ मिले हुए हैं। सुबह होते ही लुइस पापिलोन के पास आता है और कहता है मैंने तुम्हारी ऑफर पर गौर किया है, मैं तुम्हारे फरार होने का पूरा खर्चा उठाऊंगा, बस तुम मेरी हिफाजत करोगे जब तक मेरी बीवी मुझे यहाँ से न निकाल ले। पापिलोन फौरन मान जाता है। फिर वो पूछता है जिस दिन मैं भागूंगा क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? लुइस मुस्कुराकर जवाब देता है तुम ऐसे काम करते हो जैसे तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। वैसे भी मेरी बीवी मुझे यहाँ से निकाल लेगी। पापिलोन हंसते हुए कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें कभी नहीं छुड़ाने वाली। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात एक कैदी लुइस को मारने के इरादे से आता है, लेकिन हमला करने से पहले ही पापिलोन पीछे से उस पर टूट पड़ता है। वो उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। शोर सुनकर तमाम कैदी जाग जाते हैं और अफसर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सबके हाथ चेक करते हैं और पापिलोन के हाथों पर जख्म देखकर समझ जाते हैं कि लड़ाई उसी ने की थी। सजा के तौर पर उसे अल्टा लटका कर जंजीरों से बांध दिया जाता है और उसका खाना भी बंद कर दिया जाता है। पापिलोन को डर होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई लुइस को मार देगा, लेकिन सजा खत्म होने के बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि लुइस बिल्कुल महफूज है। जिस कैदी को पापिलोन ने पीटा था उसकी हालत देखकर अब किसी में लुइस को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं रही थी। कुछ वक्त बाद शिप किनारे लगती है और तमाम कैदियों को उतार कर जेल की तरफ ले जाया जाता है। जैसे ही पापिलोन तो जेल के अंदर कदम रखता है उसकी नजर एक खौफनाक दुनिया पर पड़ती है। चारों तरफ मुसल्लह गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं। कैदी बदतरीन हालत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं और घने जंगल के बीच बनी ये बोसीदा मगर मजबूत जेल किसी नाकाबिल तस्खीर किले की तरह दिखाई देती है। इसी दौरान उसकी नजर जेल के अंदर बने फांसी घाट पर पड़ती है, जो यहाँ कैद हर शख्स के खौफनाक अंजाम की कहानी सुना रहा होता है। वहाँ जेल का वार्डन कैदियों को लायन में खड़ा करके कहता है मुझे मालूम है कि तुम में से बहुत से लोग यहाँ से भागने का सोच रहे हो। तुम्हें कोशिश करने की पूरी आजादी है क्योंकि हमें तुम्हें गोली मारने में बहुत खुशी मिलेगी। वो मजीद कहता है अगर तुम गोलियों से बच भी गए तो 2 गार्ड हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगे। पहला गार्ड जंगल है, वहाँ तुम्हारे साथ सबसे अच्छी बात यही हो सकती है कि तुम भूख और प्यास से मर जाओ, और अगर जंगल पार कर भी लिया तो दूसरा गार्ड समंदर है। मैं यकीन से कहता हूँ कि वहाँ की शारक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। फिर वार्डन कवानीन सुनाता है। पहली बार फरार होने की कोशिश पर 2 साल काल कोठरी, दूसरी बार 5 साल और किसी अफसर को मारने की सूरत में सीधी मौत। इसके बाद तमाम कैदियों को उनकी कोठरियों में डाल दिया जाता है। जगह कम होने की वजह से कई कैदी एक ही सेल में रहते हैं। पापिलोन जल्द ही समझ जाता है कि यहाँ के कैदी बहुत खतरनाक हैं और मामूली बात पर भी जान लेने पर उतर आते हैं। इसीलिए वो लुइस से कहता है अपना ख्याल रखना, अगर किसी को तुम्हारे पैसों के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक दिन तमाम कैदियों को कान में मजदूरी के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पापिलोन और लुइस भारी पत्थर उठाने का काम करते हैं। काम के दौरान अचानक लुई के पैसे गिर जाते हैं। वो फौरन पापिलोन को बताता है, जिस पर पापिलोन तेजी से तलाश शुरू कर देता है और कुछ देर बाद रकम ढूंढ लेता है। वो तमाम पैसे वापस लुइस को दे देता है। तब लुइस को एहसास होता है कि वो पापिलोन पर बेचैनी में बेवजह शक करता रहा था। वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पैसे वापस कर दोगे। उसी दौरान लुइस देखता है कि उसके करीब एक कैदी मर चुका है और एक अफसर ने खाने की प्लेट उसकी लाश पर रख दी है। घबराहट में लुइस शोर
मचाने लगता है, लेकिन सिली नामी कैदी उसे खामोश रहने का इशारा करता है। फिर सिली लाश पर रखा खाना उठाता है और आधा हिस्सा पपिलोन को दे देता है। ये देखकर लुइस वहाँ से जाने लगता है, मगर पपिलोन उसे रोकता है और खाने का कुछ हिस्सा उसके हाथ में भी थमा देता है। काम खत्म होने के बाद अफसर्स तमाम कैदियों को वापस जेल ले जाने लगते हैं। रास्ते में एक बगी कीचड़ में फंस जाती है, जिसमें चंद औरतें और एक दलाल बैठा होता है। दरअसल वो दलाल वार्डन के लिए औरतें लाने का काम करता था। अफसर कैदियों को हुक्म देते हैं कि बगी को धुका देकर जेल तक पहुंचाओ। पपिलोन फौरन इस मौके का फायदा उठाता है और दलाल के करीब पहुंच जाता है। वो आहिस्ता से कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दो तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। ये सुनकर दलाल हंस पड़ता है और अफसर को आवाज देने लगता है। तब पपिलोन रकम बढ़ाकर $4000 की ऑफर देता है। ये सुनकर दलाल खामोश हो जाता है और कहता है, 4 नहीं, पूरे 5000। फिर वो बताता है, मैं 3 दिन तक यहाँ रुकूंगा और मेरी बोट नदी के किनारे खड़ी होगी। अगर तुम 3 दिन के अंदर वहाँ पहुँच गए तो मैं तुम्हें समंदर पार ले जाऊंगा। तमाम कैदी वापस जेल आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ कैदियों को लुइस के पैसों का राज मालूम हो चुका होता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर पपिलोना उन्हें देख लेता है और फौरन उनसे हट जाता है। लुइस दीवार के पीछे छुप जाता है। काफी देर की लड़ाई के बाद पापिलोन सबको हरा देता है, लेकिन खुद भी जख्मी हो जाता है। हेज गुस्से में वो लुइस से कहता है, अब मेरे मुंह मत लगना। अचानक जेल का सायरन बज उठता है। एक कैदी जेल से फरार हो गया था और गार्ड्स उस पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। उसे भागते देखकर पापी लुइस से कहता है, जब वो कैदी भाग सकता है तो हम भी भाग सकते हैं। अगली सुबह वार्डन तमाम कैदियों को ग्राउंड में हाजिर होने और घुटनों के बल बैठने का हुक्म देता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें कवानीन बताए थे, लेकिन एक कैदी ने उन्हें तोड़ा है। दरअसल भागने वाले कैदी को पकड़ लिया गया था। ताहिम फरार होने से पहले उसने एक अफसर को मार डाला था। जब उस कैदी को सामने लाया जाता है तो पपिलोन देखकर चुमक जाता है। वो कैदी कोई और नहीं बल्कि जूली था। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर पपिलोन परेशान हो जाता है। तभी एक गार्ड आकर पपिलोन को जमीन पर गिरा देता है ताकि वो मुदाखलत न कर सके। इसके बाद वार्डन कानून के मुताबिक जूली का सिर धड़ से अलग कर देता है। ये मंजर देख कर तमाम कैदी बुरी तरह खौफजदा हो जाते हैं। फिर वार्डन पापिलोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लगता है तुम्हें इसकी परवाह थी। इसीलिए वो पापिलोन को हुक्म देता है कि जूली की लाश उठाकर जंगल में फेंक आए और मदद के लिए एक साथी को भी साथ ले जाए। इसके बाद पपिलोना और लुइस एक अफसर के साथ लाश उठाकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में लाश से बहता खून देखकर लुइस को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। अफसर उसे जबरदस्ती लाश उठाने का हुक्म देता है, लेकिन लुइस की हालत इतनी खराब होती है कि वो जवाब भी नहीं दे पाता। ये देखकर अफसर गुस्से में आ जाता है और उस पर कोड़े बरसाना शुरू किया देता है। आपने दोस्त पर जुल्म होता देखकर पपिलोन का खून खोल उठता है। वो फौरन जमीन से एक पत्थर उठाता है और पूरी ताकतवर ज़र्ब के साथ अफसर के सर पर दे मारता है। अफसर जमीन पर गिर जाता है और पपिलोन मौका मिलते ही जंगल की तरफ भाग निकलता है। उसके पीछे बाकी गार्ड्स दौड़ पड़ते हैं और उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन पापिलोन भागता हुआ करीब मौजूद नदी में कूद जाता है और तैरते हुए उस दलाल तक पहुंच जाता है जो कश्ती लेकर उसका इंतजार कर रहा था। वो हानिपते हुए कहता है, मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलो। दलाल फौरन अपनी तयशुदा रकम मांगता है। पापिलोन जवाब देता है, मैं जल्दी में भाग कर आया हूँ, मेरे पास पैसे लेने का वक्त नहीं था, लेकिन फ्रांस पहुँचने के बाद मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। ये सुनकर दलाल जोर जोर से हंसने लगता है। अचानक चारों तरफ से जेल के गार्ड्स आ जाते हैं और पापिलोन को घेर लेते हैं। तब उसे मालूम होता है कि दलाल पहले ही वार्डन के साथ मिला हुआ था। दलाल मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम मुझे $5000 भी दे देते तब भी मैं तुम्हें नहीं ले जाता, क्योंकि वार्डन मुझे कैदी पकड़वाने के इससे भी ज्यादा पैसे देता है। इसके बाद गार्ड्स पापिलोन को दोबारा जेल ले आते हैं और वार्डन के सामने पेश कर देते हैं। वार्डन कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अफसर बच गया, वरना तुम्हें भी जूली जैसी मौत मिलती। कानून के मुताबिक फरार होने की कोशिश पर पापिलोन को 2 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। ये कोठरी इतनी छोटी थी कि वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल था और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसे पूरे 2 साल तन्हा रहना था, बगैर किसी से बात किए। शुरू में पपिलोना इस सजा को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन चंद महीनों बाद उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने लगता है। खाने के नाम पर उसे सिर्फ उबला हुआ पानी नमक सूप दिया जाता था। इसी वजह से उसका जिस्म तेजी से कमजोर होने लगता है। एक दिन वो दरवाजे के निचले हिस्से से बाहर झांकता है तो देखता है कि चंद गार्ड्स एक मरे हुए कैदी की लाश घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये मंजर उसके दिल व दिमाग को हिलाकर रख देता है। कुछ दिन बाद एक अफसर उसकी कोठरी में दाखिल होता है। ये वही शख्स था जिसके सर पर पपिलों ने पत्थर मारा था। पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए वो पापिलों पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह मारने के बाद वापस चला जाता है। तन्हाई और खामोशी ने पापिलों की हालत इतनी खराब कर दी थी कि वो अपनी ही आवाज भूलने लगा था। एक दिन जब वो पत्थर के बस्तर पर लेटा हुआ था तो दरवाजे के नीचे से एक बाल्टी अंदर सुरकाई जाती है। वो बाल्टी के अंदर देखता है तो वहाँ एक ताजा नारियल रखा होता है। उसके साथ एक खत भी मौजूद था। जब पपिलों खत पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, मेरे जगरी दोस्त, मैं तुम्हें रोज एक ताजा नारियल भेजूंगा। तुम्हारा दोस्त लुइस। बहुत
बहुत उर्से बाद अच्छा खाना देखकर पपिलों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब रोजाना एक नारियल मिलने की वजह से उसके जिस्म में दोबारा ताकत आने लगती है। लुइस खफिया तौर पर हर रोज उस तक नारियल पहुंचाता रहता है। इधर पापिलों भी खुद को मजबूत रखने के लिए कोठरी के अंदर वर्जिश जारी रखता है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता। वार्डन को शक होने लगता है कि इतनी कम खुराक के बावजूद पापिलोन जिंदा कैसे है। एक दिन हस्बे मामूल जब पापिलोन बाल्टी से नारियल निकाल रहा होता है तो अचानक एक दूसरा अफसर वहां पहुंच जाता है। वो बाल्टी के अंदर झांकता है और फौरन नारियल देख लेता है। ये देखते ही वो अपनी बंदूक निकालता है और उस गार्ड को गोली मार देता है जो रोज खफिया तौर पर नारियल पहुंचाता था। इसके बाद वो दौड़ता हुआ वार्डन के पास जाता है और सारी हकीकत बता देता है। वार्डन फौरन काल कोठरी में पहुंचता है और सख्त लहजे में पूछता है, तुम्हें ये नारियल रोज कौन पहुंचाता है? लेकिन पापिलोन अपने दोस्त लुइस को बचाने के लिए खामोश रहता है। वार्डन कहता है, तुम दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। अगर नाम न बताया तो मैं तुम्हारी सजा और भी मुश्किल बना दूंगा। इसके बावजूद पपिलोन अपना मुंह नहीं खोलता। नतीजतन वार्डन सजा के तौर पर उसका सोप भी आधा कर देता है। कुछ महीने और गुजर जाते हैं। एक दिन वार्डन दोबारा उसकी कोठरी में आता है। इस बार उसके हाथ में सूप का एक भरपूर कटोरा होता है। वो खाने का लालच दे कर दोबारा नारियल भेजने वाले का नाम पूछता है। उसे यकीन होता है कि भूख से नढाल पपिलोना इस बार सब कुछ बता देगा, लेकिन पपिलोन चमच उठाता है और सूप खुद पीने के बजाय वार्डन के मुंह की तरफ बढ़ा देता है। ये हरकत देखकर वार्डन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो फौरन हुक्म देता है, बाकी सजा मुकम्मल अंधेरे में गुजारो। अब इसकी कोठरी की रोशनी हमेशा के लिए बंद कर दो। रोशनी खत्म होते ही पापिलों की जिंदगी मजीद अजाब बन जाती है। एक तरफ जानलेवा तन्हाई थी और दूसरी तरफ घुना सियाह अंधेरा। अब उसे ये भी मालूम नहीं होता था कि बाहर दिन है या रात। मुसलसल अंधेरे में रहने से उसकी जहनी हालत मजीद बिगड़ने लगती है। वो खुद से बातें करने लगता है और उसे अजीब व गरीब मंजर दिखाई देने लगते हैं। कई बार वो इस जहन्नम से नजात पाने के लिए अपनी जान लेने का भी सोचता है, लेकिन किसी न किसी तरह खुद को रोक लेता है। यूं ही इस काल कोठरी में सड़ते सड़ते उसके 2 साल मुकम्मल हो जाते हैं। इन 2 सालों ने पपिलों को जिस्मानी और जहनी तौर पर तबाह कर दिया था। जब सजा खत्म होने पर गार्ड्स दरवाजा खोलते हैं तो उसका जिस्म तकरीबन जवाब दे चुका होता है। वो अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हो पाता, इसीलिए गार्ड्स उसे उठाकर सीधा जेल के अस्पताल ले जाते हैं। इसके बाद अस्पताल में लुइस पापिलों से मिलने आता है। क्योंकि लुइस पढ़ा लिखा इंसान था, इसीलिए अब वो वार्डन के लिए जेल के अहम कागजात तैयार करता था। उसकी मेहनत की वजह से वार्डन भी उससे काफी खुश रहता था। जब लुइस अपने दोस्त को देखता है तो पापिलों स्तर पर बेजान पड़ा होता है। अपने जगरी दोस्त की ये हालत देखकर वो बुरी तरह दुखी हो जाता है। रुंधी हुई आवाज में वो कहता है, मुझे माफ कर दो, शायद नारियल भेजने की वजह से ही तुम्हें ये खौफनाक सजा मिली। फिर वो बैठकर कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकता। मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे कर वकील से शादी कर ली है और अब वो उसके साथ आराम की जिंदगी गुजार रही है। लेकिन पापिलोन अचानक धीरे से हंस देता है और कहता है, उसे जहन्नम में जाने दो। ये सुनकर लुइस हैरान रह जाता है, क्योंकि पपिलोन दरअसल पागल होने का नाटक कर रहा था। हकीकत में उसका दिमाग बिल्कुल ठीक था। लुइस कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इतनी सख्त सजा बर्दाश्त न कर पाता और सब कुछ सच बता देता। पपिलोन जवाब देता है, मैंने भी कई बार सच बताने का सोचा था, लेकिन जब भी तुम्हारा नाम लेने लगता तो याद आता कि तुम जैसा आदमी काल कोठरी के अंधेरे में एक दिन भी नहीं गुजार सकता। ये सुनकर लुई मुस्कुरा देता है और कहता है, हम अब भी यहाँ से फरार हो सकते हैं। वो बताता है कि आने वाले इतवार को वार्डन चंद सियासी मेहमानों के साथ जेल में मूवी देखने वाला है। उस वक्त ज्यादातर गार्ड्स उनकी निगरानी में मसरूफ होंगे। पपिलोन फौरन पूछता है, क्या समंदर पार करने के लिए कश्ती का इंतजाम हो गया है? लुइस जवाब देता है, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तब पपिलोन कहता है, तुम्हें सेली से बात करनी होगी, सिर्फ वही बाहर राबता करके कश्ती का बंदोबस्त कर सकता है। ये वही सेली था जिसने एक बार मरे हुए कैदी के खाने में से आधा हिस्सा बांट कर खाया था। चंद ही लम्हों में दोनों पूरा मंसूबा तैयार कर लेते हैं। फैसला होता है कि जब वार्डन और गार्ड्स मूवी देखने में मसरूफ होंगे तब वो खामोशी से जेल से निकल जाएंगे। उनकी गुफ्तगू जारी थी कि अचानक पापी लुइस का गला पकड़ लेता है और पागलों की तरह चीखने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, यहाँ से चले जाओ। वो जानबूझकर ये ड्रामा करता है ताकि बाहर मौजूद डॉक्टरों को लगे कि उसे दोबारा दिमागी दौरा पड़ा है। मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर फौरन अंदर आ जाते हैं और उसे बेहोशी की दवा दे देते हैं, लेकिन पापी लोंगोली निगलने के बजाय उसे जबान के नीचे छिपा लेता है। जैसे ही डॉक्टर वापस जाते हैं वो गोली निकाल कर अपने पास रख लेता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो कई गोलियां जमा कर लेता है। रात के वक्त पापिलो नायक नौजवान कैदी से मिलता है जिसका नाम त्रिबो था। वो उसे भी अपने फरार के मंसूबे में शामिल कर लेता है। दरअसल जेल का एक अफसर जिसके पास तमाम तालों की चाबियां थीं, त्रिबो पर बुरी नजर रखता था और अक्सर उसके करीब आने की कोशिश करता था। इसी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया जाता है। पपिलोन त्रिबोन से कहता है, तुमने सिर्फ उस अफसर को बातों में उलझाना है और उसकी चाबियां चुराकर हमारे पास ले आनी है। त्रिबोन फौरन इस काम के लिए तैयार हो जाता है। उधर सीली भी पहले ही बाहर एक किश्ती का इंतजाम कर चुका होता है। अलबत्ता किश्ती के मालिक को रकम देना जरूरी था,
क्योंकि सेली के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए लुइस अपने छिपाए गए पैसों में से रकम निकालकर उसे दे देता है। फिर पपीलो नापनी जमा की हुई बेहोशी की गोलियां लुई के हवाले करता है और कहता है, इतवार को जब सब मूवी में मसरूफ हूँ तो इन गोलियों को उनकी शराब में मिला देना, जैसे ही वो बेहोश होंगे हमें भागने का बेहतरीन मौका मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही लुइस वहाँ से जाने लगता है, एक कैदी अचानक उस पर हमला कर देता है और गोलियां छीन लेता है। पापिलोन खामोशी से ये सब देखता रहता है। इस बार वो जानबूझकर मदद नहीं करता, क्योंकि वो देखना चाहता था कि लुइस अब खुद अपना दिफा कर सकता है या नहीं। मगर लुइस बिल्कुल नहीं घबराता। वो फौरन पलटकर हमला आवर से लड़ता है और चंद लम्हों में उसे शिकस्त देकर गोलियां वापस ले लेता है। आपने दोस्त की ये हिम्मत देखकर पपिलोन खुश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जेल के खूनख्वार माहौल ने लुइस के अंदर का सारा डर खत्म कर दिया है। आखिरकार वो इतवार आ जाता है जिस रात चारों कैदी फरार होने वाले थे। सब अपने अपने हिस्से का काम संभाल लेते हैं। जब वार्डन और दूसरे लोग मूवी देखने में मसरूफ होते हैं तो लुइस खामोशी से उनकी शराब में बेहोशी की गोलियां मिला देता है। दूसरी तरफ त्रिबुआ चाबियों वाले अफसर को बातों में लगाकर वॉशरूम की तरफ ले जाता है। चंद ही लम्हों बाद लुइस गोलियों वाली शराब वार्डन और गार्ड्स को पेश कर देता है। शराब पीने के बाद उनके बेहोश होने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहता। उधर जिस वॉशरूम में त्रिबोइन उस अफसर को ले जाता है, वहाँ पपिलोन पहले से छिपकर उसका इंतजार कर रहा होता है। मूवी के शूर का फायदा उठाते हुए पापिलोन पीछे से आता है और कपड़े में लपटी लोहे की राड से अफसर के सर पर जोरदार वार कर देता है। अफसर फौरन बेहोश हो कर जमीन पर गिर जाता है और पापिलोन उसकी चाबियां निकाल लेता है। लेकिन इस झड़प की आवाज चंद गार्ड सुन लेते हैं। एक अफसर जांच के लिए उधर आने ही वाला होता है कि अचानक शराब में मलाई गई दवा अपना पूरा असर दिखा देती है। जांच करने वाला अफसर और मूवी देखने वाले तमाम लोग एक साथ बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये उनके लिए फरार होने का आखिरी और बेहतरीन मौका था। चारों फौरन जेल से निकलने लगते हैं, लेकिन उसी लम्हे आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बाद जेल की बिजली भी बंद हो जाती है और हर तरफ घप अंधेरा छा जाता है। इसके बावजूद वो दीवार पर चढ़ते हैं और एक एक करके नीचे कूद जाते हैं। जब लुइस की बारी आती है तो अचानक जेल की रोशनियां दोबारा जल उठती हैं। वो घबराकर जल्दी में छलांग लगा देता है, लेकिन नीचे गिरते वक्त उसका पांव पत्थर से टकरा जाता है। नतीजतन उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है और चलना तकरीबन नामुमक्कन हो जाता है। ये देखकर सेली फौरन कहता है, इसे शदीद चोट लगी है, हम इसे साथ नहीं ले जा सकते। मगर पापिलोन अपने दोस्त को छोड़ने पर हरगिज तैयार नहीं होता। वो त्रिबोनन को आवाज देता है और दोनों मिलकर लुइस को कंधों पर उठा लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद चंद मुसल्लह आदमी उनके सामने आ जाते हैं और बंदूकें तान लेते हैं। सेली उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है, घबराओ मत, यही लोग हमें समंदर पार ले जाने वाले हैं। वो आदमी उन्हें कश्ती तक ले जाते हैं और चारों फौरन उसमें सवार हो जाते हैं, क्यों वो जेल से कामयाबी के साथ फरार हो जाते हैं। लेकिन उनकी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी। किश्ती बहुत छोटी थी और 4 आदमियों का वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ज्यादा बोझ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पानी अंदर भरने लगता है। ये देखकर सेली घबरा जाता है और कहता है, कश्ती का वजन कम करना होगा। फिर वो बेरहमी से कहता है, लुइस अब हमारे किसी काम का नहीं, उसका पाँव भी नाकारा हो चुका है, इसे पानी में फेंक देते हैं। ये सुनकर पापिलोन फौरन इनकार कर देता है। उसके जवाब पर सेली को गुस्सा आ जाता है और वो लुइस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पापिलोना उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। ताकत में सेली भारी साबित होता है। वो पापिलोन को गिराकर उसका गला दबाने लगता है। ऐसा लगता है कि अब पापिलोन की जान नहीं बचेगी। लेकिन उसी वक्त पीछे बैठा लुइस एक चाकू उठा लेता है। वो लगातार कई बार करता है और सेली वहीं ढेर हो जाता है। इस तरह लुइस अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को मार देता है। फिर पापिलोना और लुइस मिलकर सेली की लाश समंदर में फेंक देते हैं। ये सब करने के बाद लुइस शदीद जहनी सदमे में चला जाता है। तब पापिलोना उसे समझ आता है, अगर तुम ऐसा न करते तो वो तुम्हें मार देता। लाश फेंकने के बाद कश्ती का वजन मुतवाजिन हो जाता है और पानी भरना बंद हो जाता है। मगर सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता। अचानक वो देखते हैं कि एक खतरनाक समंदरी तूफान सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब उनके पास किस्मत पर भरोसा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। सब लोग कश्ती को मजबूती से पकड़ लेते हैं। चंद लम्हों में तूफान उन्हें अपनी लपेट में ले लेता है। शदीद लहरों के दरमियान पापिलोन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान जजीरे पर पाता है। उसके गर्द मकामी कबायली लोग खड़े होते हैं। दरअसल तूफान के बाद पापिलोन, लुइस और ट्रिबोन लहरों के साथ बहते हुए इस साहिल तक पहुंच गए थे। कबायली लोग उन्हें अपनी झोंपड़ियों में ले गए और उनका इलाज किया। जब पापिलोन होश में आने के बाद बाहर निकलता है तो एक औरत उसे दिखाई देती है। वो उससे अपने साथियों के बारे में पूछता है। औरत जवाब देती है, वो महफूज हैं, लेकिन अभी उन्हें आराम की जरूरत है। उसे पहले ही मालूम था कि ये तीनों जेल से भागे हुए कैदी हैं। कुछ देर बाद पापिलोन समंदर में नहाने जाता है और वापसी पर लुइस से मिलता है। वो कहता है, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, अगर खबर फैल गई तो हम दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन लुइस और त्रिबो वहाँ से जाने से साफ इनकार कर देते हैं। आखिरकार पापिलोन अकेले ही निकलने का फैसला करता है, मगर कुछ दूर जाकर उसे पुलिस दिखाई
दिखाई देती है। वो फौरन वापस दौड़ता है और दोस्तों को खबरदार करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस सीधा लेडी त्रिबोबासी पर गोली चला देती है। वो जमीन पर गिरकर वहीं दम तोड़ देता है। ये देखकर लुइस आहिस्ता से पूछता है, जब तुमने पुलिस को देख लिया था तो वापस क्यों आए? तब उन्हें मालूम होता है कि खबर उसी औरत ने दी थी जिसने उनकी मदद की थी। इसके बाद पपिलोन को दोबारा जेल वापस ले जाया जाता है, क्योंकि ये उसकी दूसरी फरार की कोशिश थी। इसीलिए उसे 5 साल की मजीद काल कोठरी की सजा सुना दी जाती है। पूरे 5 साल बाद जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो बुरी तरह बूढ़ा हो चुका होता है। उसकी हालत एक जिंदा लाश जैसी लगती है। गिरफ्तारी के बाद उसे तकरीबन मुसलसल काल कोठरी ही में रखा गया था। आखिरकार पपिलोन की सजा मुकम्मल हो जाती है और वार्डन खुद उससे मिलने आता है। वो पपिलोन को गौर से देखकर कहता है, बहुत कम लोग तुम्हारी तरह इतनी अजियत बर्दाश्त कर सकते हैं। आखिर तुम किस चीज की तलाश में हो कि इतने बरस गुजरने के बाद भी तुम्हारी उम्मीद जिंदा है? फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहाँ से फरार हो सकते हो जिस जेल में तुम्हें भेजा जा रहा है? वहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन पापिलोन खामोश रहता है। कुछ देर बाद गार्ड्स उसे कश्ती में बैठाकर डेविल्स आइलैंड ऑन मुंतकिल कर देते हैं। ये जेल समंदर के बीच एक बुलंद चट्टान पर कायम थी, जहाँ से भागना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। चारों तरफ सिर्फ बेकरां समंदर था और कैदियों की निगरानी के लिए मुस्तकिल गार्ड्स भी मौजूद नहीं थे। सिर्फ हफ्ते में एक बार राशन पहुंचाया जाता था। वहां पहुंचकर पापिलोन देखता है कि ज्यादातर कैदी ज़हनी तवाजुन खो चुके हैं। अचानक उसकी नजर लुइस पर पड़ती है, जिसे कई साल पहले इस जजीरे पर मुंतकिल कर दिया गया था। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। उनके पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे, सिर्फ बरसों की तकलीफ थी। कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन पापिलोन चट्टान पर खड़ा समंदर की लहरों को देख रहा होता है कि उसके जहन में फरार होने का एक नया ख्याल आता है। वो फौरन लुइस को जगाकर कहता है, मुझे रास्ता मिल गया है। फिर दोनों चट्टान के किनारे पहुंचते हैं। पापिलोन एक नारियल समंदर में फेंकता है। वो नारियल पानी पर तैरता रहता है। तब पापिलोन कहता है, अगर हम नारियलों से भरी बोरियां बांध लें तो समंदर की लहरें हमें दूर ले जा सकती हैं। इसके बाद दोनों नारियल जमा करना शुरू कर देते हैं। कुछ उर्से की मेहनत के बाद पापिलोन नारियलों से भरी बोरियों को बांधकर एक आरजी बीड़ा तैयार कर लेता है। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था, लेकिन उसी वक्त लुइस आहिस्ता से कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर पापिलोन हैरान रह जाता है। वो पूछता है, क्या कहा? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आओगे? लुइस मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम आखिर कब तक मेरी हिफाजत करते रहोगे? जिस तरह तुम्हें आजादी से मोहब्बत है, उसी तरह मुझे अब इस जगह से लगाव हो गया है। मैं अब बाहर की दुनिया मैं खुद को ढाल नहीं सकता। ये सुनकर पापिलोन की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने दोस्त को गले लगा लेता है। अब वो समझ चुका था कि लुइस ने अपनी तकदीर कबूल कर ली है। कुछ देर बाद पापिलोन के लिए रवाना होने की तैयारी करता है। लुइस खामोशी से उसे देखता रहता है। वो जानता था कि पापिलोन के लिए आजादी किसी भी चीज से ज्यादा अहम है, लेकिन उसे ये खौफ भी था कि इतनी ऊंची चट्टान से छलांग लगाना मौत को दावत देने के बराबर है। आखिरकार पापिलोन अपना आरजी बीड़ा समंदर में फेंकता है और अगले ही लम्हे खुद भी चट्टान से कूद जाता है। चंद सेकंड गुजर जाते हैं, फिर चंद लम्हे और, लेकिन पापिलोन पानी की सतह पर नजर नहीं आता। लुइस घबरा कर नीचे झांकता है। उसे लगता है कि शायद उसका दोस्त चट्टानों से टकरा कर मर चुका है। मायूस होकर वो वापस मुड़ने लगता है, तभी नीचे से एक आवाज गूंजती है, लुइस मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ। ये आवाज सुनते ही लुइस के चेहरे पर खुशी फैल जाती है। दोनों दूर से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और समंदर की लहरें पापिलोन को आजादी की तरफ ले जाने लगती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो समंदर के वसीया पानियों में गायब हो जाता है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब पापिलोन एक बूढ़ा शख्स बन चुका होता है, लेकिन पुलिस अभी तक उसकी तलाश में होती है। बाद में वो फ्रांस पहुंचता है और एक पब्लिशर को अपनी पूरी दास्तान सुनाता है। उसकी कहानी सुनकर पब्लिशर हैरान रह जाता है और उस पर एक किताब शाया कर देता है। किताब मंजर आम पर आने के बाद दुनिया को पहली बार उस पर होने वाले जुल्म की हकीकत मालूम होती है। बलाखिर 1977 में फ्रांस की हुकूमत उसे उन तमाम इल्जामात से बरी करार दे देती है जिनका वो कभी मुजरिम था ही नहीं, और इस तरह बरसों बाद उसे दोबारा अपने वतन वापस आने की इजाजत मिल जाती है। तो दोस्तों, पापिलोन की ये कहानी सिर्फ जेल से फरार होने की नहीं, बल्कि उम्मीद, हौसले और आजादी की तड़प की कहानी है। सालों की तन्हाई, तशद्दुद, भूख और इज़्ज़त भी उसके इरादे को तोड़ न सकी। उसने साबित कर दिया कि जब इंसान के दिल में उम्मीद जिंदा हो तो सबसे मजबूत दीवारें भी उसे कैद नहीं रख सकती। और अगर आप इसी तरह फिल्मों की मुकम्मल और दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ।